चने की फलियों में अगर दाना बन रहा है तो इस समय किसान दूसरी सिंचाई कर सकते हैं। हाँ, अगर जाड़े में बारिश हो जाए तो फिर सिंचाई की जरूरत नहीं होगी। आधुनिक प्रयोगों से ये बात साबित हुई है कि दाने बनते समय चने के पत्तों पर 2% की यूरिया का घोल छिड़कने से पैदावार में 15 से 20% तक की बढ़ोतरी हो जाती है। चने के खेत में अगर चिड़िया बैठ रही हो तो समझ लें कि फली बेधक का प्रकोप होने वाला है। इसकी गिडारें हल्के हरे रंग की होती हैं, जो बाद में भूरे रंग में बदल जाती हैं। ये फलियों के अंदर अपना सिर डालकर दानों को खाती है। इनकी रोकथाम के लिए 3% नीम तेल का इस्तेमाल करना होगा। मटर की फसल में ये समय बुकनी रोग के अनुकूल है। अंग्रेजी में इस बीमारी को पाउडरी मिल्ड्यू भी कहते हैं। इसमें पत्तियों, तनों और फलियों पर सफेद चूरन सा फैल जाता है। रोकथाम के लिए 3 किलो घुलनशील गंधक का 600 लीटर पानी में घोल बनाएं और हर 10-12 दिन के अंतराल पर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करें। जबकि झुलसा रोग की रोकथाम के लिए प्रति हेक्टेयर 2 किलो जिंक मैंगनीज कार्बामेट को 600 लीटर पानी में घोलकर 2 बार छिड़कना होगा। छिड़काव फूल आने से पहले 10 दिन के अंतराल पर करना है। मसूर की फसल में इस समय खरपतवार की समस्या रहती है। समय से इसे निकाल दें और फूल आने से पहले सिंचाई कर लें। अगर आपने धान के खेत में मसूर बोई है और बारिश नहीं हुई है तो एक सिंचाई फली बनते समय कर दें। बुआई के 20 से 25 दिन बाद अगर पौधा सूख रहा है तो इसका मतलब है कि मसूर को जड़ सड़न रोग हो गया है। पौधे को उखाड़ कर देखेंगे तो तने पर रुई के समान फफूंद लिपटी हुई दिखाई देती है। इसी तरह उकठा रोग होने पर पौधा धीरे धीरे मुरझाकर सूख जाता है और छिलका भूरे रंग का हो जाता है। इनकी रोकथाम के उपाय करें। बुआई के लिए अभी का समय उपयुक्त है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना लें और फिर पाटा लगाकर उसे समतल कर लें। बोते समय कतार से कतार के बीच की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए, जबकि बीज से बीज का फासला 10 सेंटीमीटर के करीब रखें। राजमा के लिए 2-3 बार सिंचाई की जरूरत होती है। बुआई के 4 हफ्ते बाद पहली सिंचाई करें, लेकिन ये सिंचाई हल्की ही होनी चाहिए। बाद में 1 माह के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई कर लें। गुड़ाई के समय थोड़ी सी मिट्टी पौधों पर चढ़ा दें। इससे फलियां लगने पर पौधे गिरेंगे नहीं। राजमा को मोज़ैक रोग लग सकता है। पत्तियों पर इसका असर दिखते ही कृषि वैज्ञानिक की सलाह से उचित दवा का छिड़काव करें। साथ ही जिन पौधों में बीमारी लगी है उन्हें निकालकर पहले ही फेंक दें। राजमा की फसल में सफेद मक्खी या माहू कीट भी लग सकता है। राजमा की फलियां 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। कटाई के बाद फसल को 1 दिन के लिए खेत में पड़ा रहने दें। बाद में मड़ाई करके दाना निकाल लें। मड़ाई समय पर करें, वरना फलियां चटक जाती हैं और दाने खुद ब खुद बाहर निकल आते हैं। 1 हेक्टेयर में सामान्य रूप से 15 से 20 क्विंटल तक राजमा पैदा हो सकता है। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसके बाद सत्या नडेला ने एक ट्वीट भी शेयर किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, हम भारत के डिजिटल इंडिया विजन को साकार करने और दुनिया के लिए एक रोशनी बनने में इसकी मदद करने के लिए तैयार हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कर्नाटक की अपनी यात्रा के दौरान बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे की प्रगति का निरीक्षण किया। 262 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का लक्ष्य यात्रा के समय को लगभग 7 घंटों से घटाकर 3 घंटे से कम करना है। संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ओडिशा में 5G इंटरनेट सेवाओं की शुरुआत की। वैष्णव ने धर्मेंद्र प्रधान के साथ भुवनेश्वर में शिक्षा ओ अनुसंधान डीम्ड यूनिवर्सिटी के कैंपस में सेवाओं का उद्घाटन किया। राजस्थान के जयपुर में पुलिस जांच एजेंसियों के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने किया। सम्मेलन का उद्देश्य फॉरेंसिक विज्ञान में नवीनतम तकनीक को अपनाना और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुंबई में बैंकरों के साथ यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में न्यू इंडिया ग्रोथ इंजन पर इंटरैक्टिव सत्र की अध्यक्षता की। यूपी में 2 दिवसीय समिट 10 से 12 फरवरी को होगी आयोजित। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 188 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 201 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। राष्ट्रव्यापी कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 220.12 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में कुल 61,888 टीके लगाए गए हैं। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। खेती की उन्नत तकनीक हो या हो नवाचार, आधुनिक पशुपालन हो या दूध की बहती धार, बात सफल किसानों की या नए कृषि व्यवहार, 5 दशक का साथी, 5 दशक का अपनापन। कृषि दर्शन सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। अनाज, दालें या सब्जियों का हाल, भाव हो मसालों का या तिलहनों की चाल, कब बेचने हैं फल, जानकार सुझाएंगे सब बातों का हल। हर फसल पे नजर, हर मंडी की खबर। मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे। टीवी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे देश के कौन से हिस्सों में चलेगी शीतलहर, कहां छाएगा घना कोहरा, इसके साथ ही और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मौसम की बड़ी खबरों की। जी हाँ, क्या कुछ खास गतिविधि जो है वो दर्ज की जाएगी अलग अलग क्षेत्रों की अगर बात करें। और जो पहली बड़ी खबर है पंजाब से, जहाँ कुछ हिस्सों में दिन के समय भयंकर सर्दी रह सकती है, यानी तापमान में गिरावट जो है वो यहाँ दर्ज की जाएगी। हरियाणा की अगर बात करें तो कुछ जगह दिन के समय यहां भी कड़ाके की सर्दी का अनुमान जताया गया है। इसके साथ ही दिल्ली की बात की जाए तो बहुत सी जगह यहां भी दिन ठंडा रहने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। और वहीं उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो कुछ इलाकों में दिन के समय यहां भी कड़ाके की सर्दी पड़ने का अनुमान जताया गया है। इसके साथ ही राजस्थान की अगर बात की जाए तो आपको बता दें यहां भी कुछ हिस्सों में दिन जो है वो ठंडा रहेगा, यानी तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं सर्द अपडेट पर, यानी क्या कुछ खास
रह सकता है मौसम में अगर बात की जाए। सबसे पहले आइए आपको इस मैप के जरिए बताने की हम कोशिश करते हैं। देखिए कहाँ कहाँ पे सावधान रहने की बात कही गई है मौसम विभाग द्वारा। जहाँ जहाँ आप केसरिया रंग देख पा रहे हैं इन क्षेत्रों में सावधान रहने की बात कही गई है। ना सिर्फ पंजाब की बात करें, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पे ना सिर्फ शीतलहर बल्कि इसके साथ साथ घना कोहरा भी छा सकता है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो यहाँ भी शीतलहर और घने कोहरे का अनुमान जताया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं यहाँ पर शीतलहर चल सकती है और इसके साथ साथ कोहरे का भी अनुमान है। जहाँ जहाँ आप पीला रंग देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी शीतलहर की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही बिहार की अगर हम बात करें यहाँ कोहरा छा सकता है। उसके अलावा जो पूर्वोत्तर राज्य उनमें भी आप देख पा रहे होंगे जहाँ पे नजर बनाए रखने की बात कही गई है मौसम विभाग द्वारा। हालांकि जहां जहां हरा रंग आप देख पा रहे हैं इन क्षेत्रों में किसी भी तरह की कोई भी चेतावनी मौसम विभाग द्वारा जारी नहीं की गई है। लेकिन खासतौर से जो उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी क्षेत्र हैं वहां पर जरूर इन दिनों हम देख पा रहे हैं जो दिन है वो काफी ठंडा है। लगातार शीतलहर का जो असर है वो देखा जा रहा है अलग अलग क्षेत्रों में और उसके साथ साथ सुबह के समय में घने कोहरे की मार भी झेलनी पड़ रही है। फिलहाल अभी तक जिस तरीके से अनुमान जताया गया है आने वाले समय में भी इसी तरह की संभावना जो है वो बनी हुई है इन क्षेत्रों के लिए। और खासतौर से अगर हम बात करते हैं अब के आने वाले समय में बारिश की संभावना कैसी रहेगी मौसम पूर्वानुमान में आइए जान लेते हैं कहां कहां के जो बारिश का अनुमान है वो जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। आप देख सकते हैं उत्तर पश्चिम भारत के अगर पहाड़ी राज्यों की हम पहले बात करें, जम्मू कश्मीर की बात की जाए, लेह लद्दाख की हम बात करें या फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तो यहाँ कहीं भी बारिश का कोई भी अनुमान नहीं जताया गया है। इसके साथ ही मैदानी क्षेत्रों में बात करें पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश तो यहाँ भी कहीं भी फिलहाल बारिश नहीं होगी। लेकिन लगातार जो तापमान में गिरावट है वो जरूर इन मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। तापमान में जो गिरावट है वो दर्ज की जा रही है। पूर्वी भारत की स्थिति आइए देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ भी बिहार, झारखंड, ओडिशा की हम बात करें, आगे पश्चिम बंगाल की बात की जाए या जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं तो यहाँ भी कहीं भी फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है। यानी बारिश के लिहाज से इन पूर्वी भारत की अगर बात करें तो मौसम साफ रहेगा। दक्षिण भारत में जरूर देखिए कहीं कहीं जो बारिश है वो हो सकती है। अंडमान निकोबार की बात की जाए या फिर तमिलनाडु, पुडुचेरी और तटीय आंध्र प्रदेश जहां पर कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है। लेकिन तेलंगाना की हम बात करें, कर्नाटक और केरल की अगर बात की जाए तो यहां फिलहाल बारिश नहीं होगी। इस तरह का कोई भी अनुमान इन राज्यों के लिए नहीं है। मध्य भारत में आइए नजर ला लेते हैं। आप देख सकते हैं यहां कहीं भी फिलहाल बारिश का कोई अनुमान नहीं है किसी भी राज्य में। यानी राजस्थान की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश की बात की जाए, छत्तीसगढ़, इसके साथ ही महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, गुजरात तो यहां कहीं भी फिलहाल किसी भी तरीके से बारिश का कोई अनुमान नहीं जताया गया है। बारिश के लिहाज से जो मौसम है वो यहां साफ बना रहेगा। लेकिन पिछले 24 घंटों के दौरान देखिए क्या खास गतिविधि जो है वो दर्ज की गई है मौसम में, इस पे हम नजर डाल लेते हैं। अगर बात करते हैं राजस्थान की तो आप देख सकते हैं शीतलहर का जो असर है वो लगातार यहां बना रहा। उसके साथ ही पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश यहां भी हमने देखा शीतलहर का असर। उसके साथ साथ जो घने कोहरे की चादर है वो भी इन क्षेत्रों में, इन राज्यों में सुबह के समय छाई रही। साथ ही मैदानी क्षेत्रों की बात, पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो यहां भी आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड यहां पे जो कोहरे की स्थिति है वो दर्ज की गई थी। दक्षिण भारत में आइए देख लेते हैं। तमिलनाडु, पुडुचेरी की अगर बात करें तो यहां कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। साथ ही रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश में भी, तो अंडमान निकोबार में भी फिलहाल कहीं कहीं बारिश की जो स्थिति है वो पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज की गई। जबकि जो बाकी शेष राज्य हैं वहां आप देख सकते हैं इस तरह की कोई भी खास गतिविधि दर्ज नहीं हुई। वहीं मध्य भारत की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर विदर्भ में कहीं कहीं जो बारिश है वो दर्ज की गई। तो छत्तीसगढ़ में ना सिर्फ बारिश बल्कि कहीं कहीं जो घना कोहरा है वो भी छाया रहा। साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी आप देख पा रहे होंगे यहां भी पिछले 24 घंटों के दौरान जो घना कोहरा है वो दर्ज किया गया। इस तरह का ही अनुमान जो है मौसम विभाग द्वारा जताया गया था। फिलहाल आने वाले समय में मौसम में और क्या रहेगा खास, इसकी जानकारी आपको देंगे। लेकिन यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। जाना आपने मौसम में लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में न सिर्फ शीतलहर बल्कि इसके साथ साथ घने कोहरे का जो असर है वो देखा जा रहा है। ऐसे में तापमान की स्थिति क्या है, तापमान का हाल आइए जान लेते हैं हम। किस तरह का बदलाव न्यूनतम तापमान में फिलहाल दर्ज किया गया है, इसकी जानकारी आपको दे दें। पूर्वी राजस्थान की अगर बात करें तो न्यूनतम तापमान में यहाँ इजाफा हुआ है, 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा है यहाँ न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। इसके साथ ही अगर बात की जाए खासतौर से नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं यहाँ भी न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस का जो इजाफा है वो दर्ज किया गया है सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। और इसके साथ ही अगर बात की जाए ना सिर्फ जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख की, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजधानी दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तो यहाँ आप देख सकते हैं करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा जो है वो दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान की स्थिति में सामान्य तापमान के मुकाबले, यानी यहाँ भी ज़्यादा रहा है न्यूनतम तापमान। और खासतौर से पश्चिमी राजस्थान की बात की जाए या फिर मध्य प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं यहाँ भी न्यूनतम तापमान करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है, यानी कि इजाफा जो है वो तापमान में यहाँ पे दर्ज हुआ है पिछले 24 घंटों के दौरान। और आइए बात करते हैं खासतौर से तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा की अगर बात करें तो यहाँ न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी गई है, 5 डिग्री सेल्सियस कम यहाँ दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। आमतौर पर जो स्थिति हम देखते हैं उसके विपरीत गिरावट जो है वो यहाँ दर्ज की गई। हालांकि मध्य महाराष्ट्र की बात की जाए, विदर्भ की हम बात करें या फिर तटीय प्रदेश में आप देख सकते हैं तो यहाँ भी न्यूनतम तापमान जो है करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया सामान्य तापमान के मुकाबले, यानी आमतौर पर जो स्थिति हम देखते हैं उसके विपरीत ये स्थिति यहाँ बनती हुई नजर आई। और साथ ही अगर बात करते हैं झारखंड की तो यहाँ भी एक कमी जो है वो तापमान में देखी गई है, करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट यहाँ न्यूनतम तापमान में दर्ज की गई। और वहीं अगर बात करें हम सबसे कम तापमान की तो आप देख सकते हैं पश्चिमी राजस्थान के चूरू और सीकर, जहां पे पारा 0 से नीचे है, -1.5 डिग्री यहाँ न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान की स्थिति क्या है आइए इसका भी जानकारी ले लेते हैं। पंजाब की बात करें, हरियाणा, राजधानी दिल्ली और आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के क्षेत्र, साथ ही उत्तराखंड, तो यहाँ अधिकतम तापमान जो है उसमें 5 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई है, यानी आमतौर पर जो तापमान रहता है उसके मुकाबले अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है 5 डिग्री सेल्सियस की। इसके साथ ही अगर बात की जाए बिहार, उपमहाद्वीप, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की तो यहाँ भी आप देख सकते हैं अधिकतम तापमान में यहाँ भी एक गिरावट दर्ज की गई है, 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हुआ है अधिकतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। और आइए बात कर लेते हैं अब किस तरीके से पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान की बात की जाए या फिर मध्य प्रदेश की हम बात करें, विदर्भ और साथ ही छत्तीसगढ़ में भी आप देख सकते हैं अधिकतम तापमान जो है यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया, यानी यहाँ भी एक गिरावट देखने को मिली है अगर अधिकतम तापमान की हम बात करते हैं सामान्य तापमान के मुकाबले। और वहीं अगर नजर डालें खासतौर से गांगे पश्चिम बंगाल पर तो यहाँ भी आप देख सकते हैं अधिकतम तापमान में कमी यहाँ दर्ज की गई है सामान्य तापमान के मुकाबले, करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है उसमें कमी यहाँ देखी गई पिछले 24 घंटों के दौरान। और इसके साथ ही अगर असम, मेघालय की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ अधिकतम तापमान में इजाफा दर्ज किया गया है, 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा जो है असम, मेघालय के अलग अलग क्षेत्रों में दर्ज हुआ है तापमान में सामान्य तापमान के मुकाबले। और वहीं अगर हम बात करते हैं ना सिर्फ जम्मू कश्मीर के अलग अलग जो क्षेत्र हैं, साथ ही लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ भी अधिकतम तापमान जो है सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज़्यादा दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान। और वहीं अगर बात की जाए खासतौर से तेलंगाना, तटीय प्रदेश की तो यहाँ भी आप देख सकते हैं अधिकतम तापमान में एक इजाफा दर्ज हुआ है, करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहे हैं इन क्षेत्रों में जो तापमान है सामान्य के मुकाबले। आमतौर पर जो स्थिति रहती है उससे अलग ये स्थिति यहाँ फिलहाल बनती हुई नजर आई। और सबसे अधिक तापमान देखिए कहाँ रहा, तटीय कर्नाटक के मंगलुरु की अगर हम बात करें तो यहाँ तापमान रहा 36.1 डिग्री सेल्सियस। तो जाना आपने किस तरह का बदलाव न सिर्फ अधिकतम बल्कि न्यूनतम तापमान में भी दर्ज किया गया है। लेकिन देश के प्रमुख शहरों की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही, आइए इस पर भी डालते हैं नजर।
और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूल सिर्फ हमारे रिलीजन का है, उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांतिपूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। भाई ये बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं देश के प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता की स्थिति क्या दर्ज की गई है वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। जी हाँ, कौन सी श्रेणी के अंतर्गत वायु गुणवत्ता जो है वो दर्ज हुई है देश के प्रमुख शहरों में। सबसे पहले राजधानी दिल्ली 350 रहा गुणवत्ता सूचकांक और श्रेणी आप देख सकते हैं लगातार खराब श्रेणी में यहाँ वायु गुणवत्ता फिलहाल बनी हुई है। पटना की भी अगर बात करें तो आप देख सकते हैं 317 रहा और यहाँ भी श्रेणी अभी भी खराब जो है वो बनी हुई है। बेंगलुरु में हालांकि 78 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक और एक अच्छी श्रेणी के अंतर्गत यहाँ हम देख सकते हैं जो वायु गुणवत्ता है वो दर्ज की गई। पुणे की अगर बात की जाए तो 160 रहा जो कि एक संतोषजनक श्रेणी के अंतर्गत हम फिलहाल देख सकते हैं वायु गुणवत्ता को यहाँ। जबकि हैदराबाद की अगर बात की जाए तो ये 98 दर्ज किया गया, यानी यहाँ एक अच्छी श्रेणी के अंतर्गत फिलहाल जो वायु गुणवत्ता है वो दर्ज हुई। कोलकाता की अगर बात करें तो 234 रहा, यानी थोड़ी खराब श्रेणी के अंतर्गत यहाँ फिलहाल जो वायु गुणवत्ता है वो दर्ज की गई। तो वहीं मुंबई में भी 246 रहा गुणवत्ता सूचकांक और इसके बाद यहाँ भी जो श्रेणी है वो थोड़ी खराब दर्ज की गई वायु गुणवत्ता की। अहमदाबाद में आप देख सकते हैं 167 रहा, यानी संतोषजनक श्रेणी जो है वो फिलहाल दर्ज की गई वायु गुणवत्ता की। अब आइए आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं पर्यटन पूर्वानुमान में देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर अगले 4 दिन कैसा मौसम रहेगा। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की अगर बात की जाए तो देखिए शुक्रवार को यहाँ मौसम साफ नजर आ रहा है, कोई भी खास गतिविधि इसमें नहीं है। लेकिन शनिवार, रविवार, सोमवार यहाँ आप देख सकते हैं जो बर्फबारी है उसका अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 2 से 3 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो वहीं न्यूनतम तापमान आप देख सकते हैं -3 से -8 तक ये पहुंच सकता है अगले 4 दिनों के दौरान। हिमाचल प्रदेश के मनाली की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं पर्यटन के लिहाज से शुक्रवार, शनिवार और इसके साथ साथ रविवार की बात की जाए तो मौसम में कोई भी खास गतिविधि नजर नहीं आ रही, मौसम खुला रहेगा। लेकिन सोमवार में कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए रह सकते हैं, हालांकि बरसने की संभावना कम। अधिकतम तापमान करीब 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान करीब -1 से -2 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ दर्ज किया जाएगा अगले 4 दिनों के लिए। वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार की अगर हम बात करते हैं तो आप देखिए शुक्रवार, शनिवार यहाँ भी जो मौसम है वो खुला हुआ रहेगा, जबकि रविवार और सोमवार में कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए हुए रह सकते हैं और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब आप देख सकते हैं 16 से 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो न्यूनतम तापमान करीब 7 से 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। अधिकतम तापमान में इजाफा भी यहाँ फिलहाल नजर आ रहा है। और वहीं अगर हम बात करें पंजाब के अमृतसर की तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शुक्रवार से लेके सोमवार तक लगभग चारों दिन एक जैसी स्थिति है, जो बादल हैं वो कुछ एक जगह जरूर छाए रहेंगे। बरसने की संभावना हालांकि उतनी नहीं है इनकी और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 13 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास वो रहेगा। तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 5 से 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहेंगे अगले 4 दिनों के लिए। अब आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की तो आप देख सकते हैं प्रयागराज में भी शुक्रवार से लेके सोमवार तक एक जैसी स्थिति है। जो कोहरा है वो जरूर यहाँ छाया रहेगा। सुबह के समय मोटी चादर जो है कोहरे की रह सकती है, हालांकि उसके बाद अनुमान यह है कि जो मौसम है वो साफ रहेगा और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 18 से 19 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो न्यूनतम तापमान करीब 7 से 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहेंगे अगले 4 दिनों के लिए। बिहार के नालंदा की अगर बात करें तो यहां भी आप देख सकते हैं शुक्रवार से लेके सोमवार तक लगभग एक जैसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। यहां भी जो कोहरा है, घना कोहरा जो है उसका सामना जरूर आपको करना पड़ेगा, लेकिन सुबह के समय ये कोहरा ज्यादा रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे छठ
छट सकता है और ऐसे में जो अधिकतम तापमान करीब 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 10 से 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं शुक्रवार शनिवार 2 दिन कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए हुए नजर आ रहे हैं। बरसने की संभावना हालांकि उतनी नहीं है, लेकिन फिर रविवार और सोमवार की अगर बात की जाए तो मौसम वो पूरी तरीके से खुला हुआ नजर आ रहा है। कोई भी खास गतिविधि उसमें दर्ज नहीं की जाएगी। अधिकतम तापमान करीब 11 से 12 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहेंगे अगले 4 दिनों के लिए। अरुणाचल प्रदेश के तवांग की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ लगातार बर्फबारी का जो दौर है वो जारी है। अब से पहले भी हमने आपको बताया था यहाँ पे बर्फबारी हुई थी, तो वहीं शुक्रवार से लेकर सोमवार तक यहाँ बर्फबारी का अनुमान जताया गया है और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब आप देख सकते हैं 7 से 8 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान -2 से -4 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है। थोड़ा सा आप सतर्क रहें, सावधान रहें अगर आप तवांग में हैं। बर्फबारी का अनुमान है यहाँ। महाराष्ट्र के औरंगाबाद की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं शुक्रवार से लेकर सोमवार तक मौसम पूरी तरीके से खुला नजर आ रहा है। कोई भी खास गतिविधि औरंगाबाद में दर्ज नहीं की जाएगी और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 28 से 29 डिग्री सेल्सियस ये रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। ये बेहद जरूरी, किसी भी शहर का आप रुख करते हैं वहां की मौसम की जानकारी लें। राजस्थान के माउंट आबू अगर आप जाना चाह रहे हैं तो देखिए शुक्रवार शनिवार 2 दिन शीतलहर का जो प्रकोप है वो यहाँ लगातार जारी रहेगा, जबकि रविवार और सोमवार की अगर बात करें तो ना सिर्फ शीतलहर से थोड़ी सी राहत मिल सकती है बल्कि जो मौसम है वो खुला हुआ नजर आ रहा है। पर्यटन के लिहाज से आप देख सकते हैं रविवार सोमवार की स्थिति और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है वो करीब 14 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा और ऐसे में ये बेहद जरूरी है। आप कहीं का भी रुख करें तो वहां के मौसम की तापमान की सारी जानकारी रखें, लेकिन तापमान की बात की जाए, मौसम की बात करें, इन सभी कारकों का असर हम देखते हैं अपने कृषि क्षेत्र पर भी। मौसम को ध्यान में रखते हुए फिलहाल जो हमारे किसान हैं वो कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए डालते हैं इसके लिए इस खास रिपोर्ट पर एक नजर। सरसों रबी की सबसे महत्वपूर्ण तिलहनी फसल है। सर्दियों में इसकी लगातार निगरानी की जरूरत है। जिन इलाकों में सरसों को सिर्फ एक सिंचाई की जरूरत हो वहां बुआई के 50 से 60 दिन बाद पानी दे दे। 2 सिंचाइयों वाली जगहों पर पहली सिंचाई 40 से 50 दिन बाद और दूसरी 90 से 100 दिन बाद होगी, जबकि 3 सिंचाई वाले स्थानों पर हर सिंचाई 30 से 35 दिन बाद होगी। सरसों को खरपतवार से भी मुक्त रखना होगा। इसके लिए फसल बोने के 20 से 25 दिन बाद निराई गुड़ाई करेंगे। ये देखा गया है कि निराई के बाद सरसों की पैदावार तेजी से होती है और पैदावार भी बढ़ती है। जनवरी के दौरान बादलों की वजह से सरसों में माहू कीट लगने का खतरा रहता है। रोकथाम के लिए फास्फामेडान 85% का छिड़काव करना होगा, जबकि सफेद रतुआ की रोकथाम के लिए फफूंदनाशी दवा छिड़कनी होगी। अलसी में इस समय अल्टरनेरिया पत्ती धब्बा रोग हो सकता है। इस रोग के दौरान गहरे कत्थई धब्बे बनते हैं जो गोल छल्लों के रूप में पत्तियों की ऊपरी सतह पर साफ दिखाई देते हैं। ये रोग तना, शाखाओं और फलियों को भी प्रभावित करता है। ज्यादा प्रकोप होने पर फलियां काली होकर मर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञ की सलाह से उचित दवा का इस्तेमाल करें। इसी तरह फली मक्खी लगने पर भी कृषि विशेषज्ञ से सलाह लेना जरूरी है। सूरजमुखी की बुआई जनवरी में भी हो सकती है, लिहाजा इच्छुक किसान जल्द से जल्द इसे बो ले और जिन किसानों ने दिसंबर में बुआई की थी वो नाइट्रोजन की दूसरी और आखिरी किस्त जनवरी के दौरान दे दे, यानी बुआई के 30 दिन बाद 1 बोरी यूरिया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डाले और पहली सिंचाई भी करे। जिन किसानों को सूरजमुखी बोए हुए 17 से 20 दिन हो गए हैं वो गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दे। तो जाना आपने किसान कौन कौन से कृषि कार्य अभी फिलहाल कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में बात करते हैं मूली की खेती के बारे में। लगातार हमारे किसान इसकी खेती करते हैं, लेकिन इसमें भी अगर आप चाहें तो लाल मूली की खेती कर सकते हैं। इसकी कौन सी किस्म है और किस समय में ये आपको अच्छी उपज दे सकती है, किस तरह का मौसम को आपको यहाँ पर ख्याल रखना होगा, ये सारी जानकारी के लिए आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। ये समय लाल मूली की बुआई के लिए काफी बेहतर है। इस समय किसान मूली की पूसा मृदुला किस्म लगा सकते हैं। मूली की ये किस्म लाल रंग की होती है, इसलिए इसे लाल मूली भी कहते हैं। मूली की इस किस्म की बुआई फरवरी तक की जा सकती है। खास बात ये है कि ये किस्म सारे भारत में लगाई जा सकती है। 1 हेक्टेयर में बिजाई करने पर इसकी 135 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। इस मूली की जड़ लट्टू के आकार की होती है और इसका रंग चमकीला लाल होता है।
ये खाने में मुलायम होती है और इसका स्वाद काफी तीखा होता है। इसकी पत्तियां गहरे रंग की होती हैं। बुआई के 20 से 25 दिनों बाद ये तैयार हो जाती है। किसान बुआई से पहले खेतों को जोतकर एकदम समतल कर ले, साथ ही खेत में से खरपतवार को भी पूरी तरह से निकाल ले। बुआई के लिए 8 से 10 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफी रहेंगे। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बुआई के बाद 6 से 7 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहे। मूली में चेपा होने का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें, लेकिन दवाओं का इस्तेमाल सिर्फ आखिरी विकल्प के रूप में ही करें। दवाओं के छिड़काव से पहले फसल पर नीम के घोल या नीम के तेल का छिड़काव करें। अगर इससे कोई फर्क नजर नहीं आए तभी दवाओं का इस्तेमाल करें। तो जाना आपने कैसे आप इसकी सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जानकारी का होना बेहद ज़रूरी। और ये सारी जानकारी अब आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर और यहाँ ये सारी जानकारी मौसम खबर के साथ अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारियों के साथ फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।